नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल अपू दीपू भवा क्लास ऑफ लाइफ में। क्या आप चाहते हैं क्लास 10th को बेस्ट बनाना? क्या आप चाहते हैं कुछ गुड मार्क से पास करना? क्या आप चाहते हैं बिहार टॉपर करना? तो अब देर नहीं करें और जुड़ जाए हमारे YouTube चैनल अपू दीपू भवा क्लास ऑफ लाइफ से, जिसमें आपको यहाँ पे सारे क्लास 10th और क्लास 12th की जो हैं सारे PDF नोट्स, जो VVI जो आपके 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं उस सब का जो है एक सार बना के हम लोग लाए हैं। तो देर ना करते हुए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं और यहाँ पे आपको मिलेंगी नोट्स PDF के साथ साथ जो है आपको लाइव वीडियो क्लासेज भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिस सीट भी दिया जाएगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बातों को ध्यान में रखते हुए और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और अपने साथियों को भी जुड़ाएं और देखते हैं आगे क्या है हमारा क्वेश्चन जो आप यहाँ देख भी रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का जो है 30 सवाल यानी सुपर 30 सवाल जो आपके एग्जाम में मचाएगा बवाल। देखते हैं क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि शासन यानी जो शासन सत्ता होता है, जो शासन जो होता है, जो शासन सत्ता को स्थानीय विभाजित करना, यानी स्थानीय विभाजित करना जो होता है, स्थानीय स्तर पर जो है विभाजित करना क्या कहलाता है, हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। और आपको पता है कि अपने भारत में जो है क्या है, 3 तरह का, यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो हम आपको बता भी रहे हैं कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर क्या है, विभाजित है। क्या है, 3 स्तरों पर विभाजित है। क्या क्या है देखते हैं। पहला क्या है कि राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है और राज्य स्तर पे जो है राज्य सरकार है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार है। तो इस तरीका से आपको पढ़ना है और एकदम आसान सवाल है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। एकदम आसान से याद कर लें कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शासन सत्ता को स्थानीय विभाजित करना, यानी स्थानीय विभाजित करना, यानी किसको, शासन सत्ता को स्थानीय स्तर तक विभाजित करना हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे हमारे भारत में जो है आप देख भी रहे हैं, जानते भी हैं कि भारत में जो है राज्य स्तर के लिए यानी क्या है, केंद्र, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार है, यानी राष्ट्र के लिए केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है और हमारे स्थानीय यानी जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ के लिए क्या है, स्थानीय सरकार है। समझ में आ गया? तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम पंचायत की जो है किन्हीं 2 कार्यों का जो है वर्णन करना है, यानी ग्राम पंचायत का। तो पता है कि ग्राम पंचायत क्या है, आपको पता है कि ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में जो होते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में ग्राम पंचायत होता है। वहाँ पे मुखिया से लेके सरपंच, वार्ड मेंबर, ये सारे लोग वहाँ पे एक कमेटी के तौर पे, एक स्थानीय सरकार के तौर पे जो है वो उनकी वहाँ पे मौजूदगी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पंचायत जो है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्य, तो क्या क्या कार्य हैं वो देखेंगे। पहला काम क्या है कि योजना बजट से, देखिए गांव में ग्राम पंचायत में अगर कोई भी काम होगा तो वो सरकार की योजना से होगा। जैसे 7 निश्चय योजना, तो 7 निश्चय योजना हमारे आया नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है कि वो बनाया गया था, योजना लाया गया था, जिसमें बहुत सारे काम हुए थे, नल जल का है, पाइपलाइन है, या बहुत सारे काम जो है वो किया गया था। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ समझने का काम करेंगे। इतना आसान सवाल है कि आप सिर्फ समझने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो कार्य बोल रहा है कि 2 कार्य क्या है, तो उसके कार्य बहुत सारे हैं, निम्नलिखित हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कार्य के बारे में जानेंगे कि पहला कार्य क्या है। पहला यहाँ पे देख रहे हैं, पहला यहाँ पे कह रहा है कि पंचायत क्षेत्र के, यानी पंचायत जो क्षेत्र हमारा जो होता है, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए जो है वार्षिक योजना और वार्षिक बजट तैयार करना। यानी हमें सबसे पहले है कि ग्राम पंचायत के जो भी लोग होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, आलाधिकारी होते हैं, जो भी चीज़ हो, वो लोग क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं। हमारे मुखिया जी हो गए या पंचायत समिति हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, ये जो भी हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, एक योजना तैयार करते हैं कि हम अपने वार्ड में ऐसे ऐसे करना है, हमें ये चीज़ करना है। इस सारी चीज़ को लिख के जो है वो क्या करते हैं,
ऊपर में देते हैं, वो अपने से ऊपर जो पदाधिकारी होते हैं उनको देते हैं। तो वहाँ से वो एक योजना बजट बनती है कि आपको जो है ये काम करना है। तो सेम उसी तरीक़ा से जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि वार्षिक एक बजट योजना तैयार करना होता है कि आपको साल में क्या क्या काम करना है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर प्राकृतिक विपदा में, यानी प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य, यानी आप देखे हुइएगा कि जब बाढ़ वगैरह आती है, जिसको हम लोग आपदा कहते हैं, यानी बाढ़ का जो होता है, तो वो क्या है, एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक विपदा है। सूखा हो गया, प्राकृतिक विपदा है। तो प्राकृतिक विपदा में जो है ग्राम पंचायत में जो है, ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है कि प्राकृतिक विपदा में जो है वो सहायता करने का कार्य करती है। क्या करती है? सहायता करने का कार्य करती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छे से पढ़ भी रहे होइएगा, समझ भी रहे होइएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि दल बदल कानून क्या है। देखिए, तो दल बदल कानून आप जानते भी हैं कि जब आपका कोई दो दोस्त हैं, अगर सब दिन से आपके साथ हैं, जब आपकी सब दिन से आपके साथ हैं, लेकिन जब करता क्या है कि जब उसकी आपके साथ रहते हुए, जब आपकी काम से, जब आपके साथ रहते रहते उसका क्या हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, तो वो क्या करेगा कि आपका साथ छोड़ के किसी और के साथ जाके मिल जाता है। ठीक है, यानी आपका साथ छोड़ दिया, किसी और दोस्त के साथ जाकर रहना स्टार्ट कर दिया, उसी को दल बदल कानून कहते हैं। तो जान लीजिए इसी में क्या होता है, जस्ट वैसी लाइक जो है राजनीति में भी होता है। क्या होता है सो देखिए कि जब कोई सांसद, यानी जब कोई सांसद या जब कोई विधायक, कोई भी किसी भी पार्टी से जो है चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ लेता है, और चुनाव चिन्ह लड़ने के बाद, जीतने के बाद वो अपने पार्टी में न रह के किसी और दूसरे पार्टी में चला जाता है। फिर से जानेंगे, जब कोई सांसद या विधायक, ठीक है, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से अपना चुनाव क्या करते हैं, जीत लेते हैं। ठीक है, चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं कि दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, वही चीज़ हम बता रहा है कि किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो उसी राजनीतिक दल को क्या कहेंगे, दल बदल कानून कहेंगे। और इसकी जो है दल बदल कानून जो है 1985 में जो है क्या किया था, लाया गया था। यानी दल बदल कानून रोकने के लिए जो है, उसको रोकने के लिए 1985 में ये कानून लाया गया, जिसे हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपसे और आशा भी करते हैं कि आप एकदम आसान शब्दों में जो है सीख भी रहे होइएगा और समझ भी रहे होइएगा। तो फिर से आपको पता हो गया कि दल बदल कानून क्या होता है। अगर जैसे आप दो दोस्त हैं, तो आपका दोस्त आपके साथ रहते रहते उसका विकास हो गया, डेवलपमेंट कर गया, एक अच्छा सा खर्ची कर गया, और कल होके क्या करता है कि जब वो एक अच्छा पोजीशन आपके साथ हासिल कर लेता है और किसी अन्य दोस्त के साथ जब वो चला जाता है, आपको छोड़ के जब चला जाता है, तो जो छोड़ के जो जाने की जो प्रक्रिया हुई, उसी को हम लोग कहते हैं दल बदल। दैट इज क्लियर। तो हमको समझ में आ रहा है कि आपको आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार लोकतंत्र का रखवाला। बहुत गुड क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से एकदम जान लीजिए कि सूचना का अधिकार जो होता है, किसका अधिकार, सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे, तो देखते हैं कैसे होता है। सो सबसे पहले, और ये आप यहाँ देख भी रहे हैं कि 2019 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है, और 2024 में भी क्या किया है, पूछा गया है। तो खुद आपके एग्जाम में 2026 में भी 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप इस चीज को लिख लीजिएगा। तो देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में इसको जो है क्या किया गया था, में बना था। सूचना अधिकार अधिनियम, फिर से एक सवाल आपसे पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब बना। तो आप जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में याद कर लीजिएगा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में बना था। दैट इज क्लियर। और इस अधिनियम के अनुसार देश की जनता, देखिए इस अधिनियम में क्या होता है उसको आप लोग है बड़े बारीकी से देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, कि इस अधिनियम के अनुसार देश की जो जनता होती है, देश की जो जनता जो है सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का क्या करती है, विवरण ले सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, विवरण ले सकती है, उसे पूछ सकती है, उसे सूचना प्राप्त कर सकती है। इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सरकार के द्वारा दिए गए कार्य की जो सूचना जो प्राप्त करने का जो अधिकार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र का रखवाला कहेंगे। तो एक एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि जैसे अगर दो पार्टनर है, दो पार्टनर अगर कोई किसी भी बिजनेस को कर रहा है, क्लियर है,
तो जैसे बिजनेस को करेगा तो एक पार्टनर कोई सामान को ला रहा है, कोई दूसरा बेच रहा है, तो बेचने के बाद क्या करेगा, उससे पूछेगा ना जी कि हम इतना सामान लाए और इतना सामान तुम बेच दिए हो, तो इसका लेखा जोखा कहाँ है, कितना आया कितना गया, या दूसरा चीज आपने किसको किसको सामान बेचा। तो जो सूचना जो है, जब एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त से जब पूछ रहा है, सूचना ले रहा है, उसे लिखित में मांग रहा है, उसी को अधिकार कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो है कि जनता क्या करती है, सरकार से पूछ सकती है कि भाई आपने हमारे देश में, हमारे राज्य में या हमारे गांव में, आप मुखिया जी से भी पूछ सकते हैं, आपका पूछने का राइट है कि आपने मुखिया जी इतने दिनों में हमारे यहाँ क्या क्या कार्य किए हैं, हमको उसका विवरण चाहिए, तो आप मांग सकते हैं। आप मुख्यमंत्री जी से भी मांग सकते हैं, देश के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं उनसे भी आप सूचना का अधिकार अधिनियम मांग सकते हैं कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, चलिए इस अनुसार से जो है हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त मतदान, यानी हम जो अपना वोट देते हैं, गुप्त मतदान क्या होता है। वैसा मतदान जो सिर्फ देने वाले को पता हो। किसको पता हो? सिर्फ देने वाले को। जैसे अभी चुनाव का समय आ गया है, तो बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं, जनसुराज आ गई है, एनडीए है, आरजेडी है, बीजेपी, जो भी सरकार है, जो भी आई हैं, ठीक है, वो सारी पार्टियां आ गई हैं, लेकिन मेरा एक वोट देने का अधिकार है। तो मैं एक वोट मैं जिस सरकार को दूं उसको क्या कहेंगे, और जिसे देने के बाद सिर्फ उसी को पता हो कि मैंने किसे दिया है वोट, उसी को गुप्त मतदान कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई अगर आदमी, आपके मम्मी हो गए, पापा हो गए, या आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी को अगर वोट देते हैं तो आप किसी को कह के थोड़ी जाइएगा कि हम फलवा को दे रहे हैं जी, नहीं। आप कहेंगे वहाँ, आप बाहर में भले कुछ कहिएगा और अंदर जाके आपकी आत्मा जिसको कहेगी कि आप इसको वोट दो, आप उसे ही कीजिएगा। और फिर आप कहिए कि हाँ ठीक है, मैंने दे दिया है, जो जीतेगा मैंने उसी को वोट दिया। तो यही होता है गुप्त मतदान। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो चलिए समझते हैं किस तरह से एग्जाम में लिखेंगे, उस पैटर्न को समझते हैं। वह मतदान, मैंने पहले ही बोला कि वैसा मतदान जिसे हम गुप्त मार्ग में देते हैं, मतदाता को ये पता होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, तो उसी को हम बता रहे हैं। ठीक है, कि वैसा मत जिसे देने की प्रक्रिया गुप्त हो। जैसे मैंने पहले ही बोला, आपको बताया कि मुझे एक वोट देने का अधिकार है और मैं जिसे दूंगा उसको गुप्त मतदान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसी को जिसको वोट देंगे तो हम थोड़ी जाएंगे हल्ला करने, न हम फलाना के दिए, नहीं। तो जहां हम वोट दे रहे हैं चुपचाप, उसी को हम लोग गुप्त मतदान कहते हैं, यानी चुपचाप मतदान। यानी वह मतदान जिसमें मत देने की प्रक्रिया गुप्त होती है, जिसमें सिर्फ मतदाता को पता होता है कि वह किसे मत दे रहा है, उसी को जो है गुप्त मतदान कहा जाता है। तो एक लाइन में, एक आसान, इतने आसान भाषा में आप सीख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप कि वह मतदाता जिसमें मत देने की प्रक्रिया गुप्त होती है। मैंने सारा चीज मैं पहले ही आपके एग्जाम्पल में मैंने समझा दिया है, आपको सिर्फ डिफिनीशन देखने की जरूरत है। ठीक है, तो आशा करते हैं, और ये 2021 और 2022 में पूछा गया है, ये आपके लिए MVVI क्वेश्चन यानी मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपकी एग्जाम 2026 के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा इसी तरह से लाड प्यार दुलार आशीर्वाद इस सर को देते रहिए, इस टीम को देते रहिए, और लाइक कमेंट जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। ठीक है, ताकि आपके लाइक कमेंट शेयर करने से जो होता है हमारी मनोबल बढ़ती है, हमारी टीम की मनोबल बढ़ती है, और हम लोग अच्छा से अच्छा जो है इसी करेंगे। फिर आपके बाद इस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि समवर्ती सूची है क्या। आपको पता है कि जब आप पढ़े होइएगा तो 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें से एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि समवर्ती सूची क्या है। देखिए, समवर्ती सूची क्या होती है, एकदम आसान भाषा में। जैसे पहले भी हम आपको बताया है कि 2 दोस्त है, अगर 2 परिवार है, ठीक है, क्या है, 2 परिवार है या 2 दोस्त है, आपस में 2 दोस्त मिलकर किसी भी कार्य को करने के लिए एक निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। और निर्णय लेने के बाद अगर आपको लगता है कि इस बात से टकराव नहीं होगा, अगर ये टकराव हो जाती है तो किसी दोनों दोस्त में किसी एक बात, अगर हम मान लें किसी को बोले कि आज चलो आज हम लोग एक पेंसिल खरीदते हैं, पेंसिल 2 दोस्त मिलकर एक पेंसिल को खरीदा, ठीक है, तो वो बोला कि चलो भाई आज हम रखेंगे कल तुम रखोगे, लेकिन दोनों दोस्त अगर एक बार जरूरत पड़ जाए तो किसी एक ही को रखना होगा उसमें। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे सेम हम लोग देखते हैं क्या है। सो देखिए,
केंद्र और राज्य सरकार दोनों महत्व रखने वाली विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी महत्व रखने वाली, यानी केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाली जो विषय होती है उसको क्या कहते हैं, समवर्ती सूची में रखा गया है। और इन विषयों पर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। मैं पहले ही बोला हूं कि अगर आप किसी भी दोस्त के साथ या किसी के साथ अगर हैं तो आपको अगर निर्णय ले रहे हैं तो आपको दोनों आदमी को कोई भी निर्णय लीजिएगा। अगर कोई पार्टनर कोई किसी काम को करेगा तो वो दोनों आदमी पूछेगा, दोनों साथ में रहेगा। अगर उस दोनों में लगेगा कि किसी को कि नहीं मेरा बात मान्य होना चाहिए या वो कहे कि मेरा बात मान्य होना चाहिए, अगर दोनों में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर लेकिन यहाँ जो है जब एक की विषय पर केंद्र और राज्य, जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, क्या करते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। एक ही विषय पर केंद्र और राज्य जब दोनों क्या करता है, दोनों जब कानून बनाता है तो ये दोनों कानून द्वारा बनाए गए कानून में अगर टकराव हो, अगर दोनों अगर कानून बनाता है, अगर कहीं टकराव हो गया तब सिर्फ जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही जो है मान्य होगा। तो वही चीज बताएं कि दोनों दोस्त में जिस दोस्त का बात सटीक होगा, सही होगा, उसी का बात मान्य होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो उसी तरीके से यानी समवर्ती सूची क्या होती है, तो समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है एक विषय पर कानून बना सकती है, किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकती है। अगर दोनों अगर कानून बनाते हैं, अगर उस किसी कारणवश से जो है अगर टकराव हो गया, दोनों की बातों में अगर टकराव हो गया, कानून पे टकराव हो गया, तो उसमें सिर्फ केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा से पढ़ भी रहे होइएगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, अरे इतना आसान सवाल, लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। देखिए, यानी आतंकवाद जो है कि लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे है भाई, तो आपको पता है कि लोकतंत्र में जो है कि क्या होता है और आतंकवाद क्या होता है, सबको पता है। देखिए, तो आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद अपना कोई भी काम जो देखता है कि सरकार मेरे साथ गलत कर रही है, ठीक है, या देश के साथ गलत हो रहा है, तो आतंकवादी क्या करते हैं, वो अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पर क्या करती है, दबाव बनाती है। ठीक है, क्या करती है, दबाव बनाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे। आतंकवाद का जो लोकतंत्र पे कैसे होता है, उसमें क्या होगा, जैसे वो दबाव बनाएगा तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, पर देश की सरकार का जो काम काज होगा उस पर क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए आतंकवाद जो है अपनी बात मनवाने के लिए, मैंने पहले ही बोला कि आतंकवाद क्या करता है, अपनी बात को मनवाने के लिए धमकी, हिंसा और हत्या, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को, ठीक है, संपत्ति को जो है का सहारा लेता है। वो क्या करता है कि सरकार से बात मनवाने के लिए हत्या करता है, अपहरण करता है, हिंसा करती है और जो भी संपत्ति होती है उस पर क्या करता है, वो कब्जा कर लेता है, कहता है कि ये मेरा है। ठीक है, अब जैसे वो कहेगा तो जिससे हिंसा या आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हिंसा और आतंक दोनों उत्पन्न होता है भाई, आतंकवादी भी जो है, ठीक है, जिससे लोकतंत्र में काम काज पे बुरा असर पड़ता है। क्या होता है, अब कोई भी काम काज में क्या होता है, बुरा असर प्रभाव पड़ता है, इसी को आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक क्या है, चुनौती। आप एक एग्जाम्पल में समझ लीजिए, अगर दो भाई हैं, अगर दो भाई में कोई एक भाई जो है अच्छा सब कुछ दे, अपने घर परिवार को चला रहा है, हर चीज़ कर रहा है, और तेसर क्या किया कि उसको पिन कस दे, कह दे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, तो वो क्या करेगा, घर में आएगा, हल्ला करेगा, ठीक है, परेशान करेगा, गाली गलौज करेगा, तो उससे क्या होगा, घर में क्या होगा, सारा जो भी काम काज हो रहा है उसको क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या कि चलो भाई मेरा बंटवारा करो, ये करो वो करो। तो इस तरीके से जो करने की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है, तो घर में भी एक क्या है, एक घर में लोकतंत्र की चुनौती हो गई, यानी घर में भी क्या हो गया, एक चुनौती हो गया। सेम उसी प्रकार से जो है यहाँ भी है, आतंकवाद के लिए जो है लोकतंत्र भी क्या हो गया, एक चुनौती के लिए साबित होता है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे होइएगा और लिख भी रहे होइएगा। स्टूडेंट्स, ये 2017 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, और ये आपके लिए MVVI क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्जाम 2026 में भी जो है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल है
कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, यानी भारतीय किसान जो थे उनकी यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, तो उनके निम्नलिखित मांगे थी, निम्नलिखित मुख्य थे। अब क्या थे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उनका मांग था, उनका कहना था कि भाई हमको गेहूं और जो गन्ना है उसको सरकारी बजट पे आप लीजिए, ठीक है। क्या था, सरकारी बजट पे लेना, यानी खरीद जो है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। लेकिन वहाँ की जो सरकार थी, जो भी सरकार थे, वो लोग उस तरह से नहीं कर रहे थे। तो पहला किसान का मांग था कि आप जो है सरकारी यानी गन्ना और जो है गेहूं जो है वो सरकारी दर पे आप क्या कीजिए, खरीदिए, ठीक है। दूसरा था, अगर हम कोई कृषि अगर कर रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, कृषि हमारा जो निकल रहा है, तो आवाजाही जो है वो राज्य यानी राज्य आवाजाही पर जो है पाबंदी को समाप्त करना। ये नहीं कि हम इसी राज्य में बेच सकते हैं, हम दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं। इसके लिए जो है सरकार को उन्होंने कहा कि आप हमें जो है अनुमति दे कि हम दूसरे राज्य में भी जाके बेच सके, सिर्फ यहीं पे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ बेचेगा तो उसे कम रेट सरकार देगी और वही चीज़ दूसरे जगह जाएगा तो कुछ ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा उसी सामान का। तो इसीलिए भारतीय किसान यूनियन ने क्या किया, उन्होंने सरकार से ये की मांगे रखी कि भाई पहला कि गन्ना का बढ़ोतरी करो, जो गन्ना और गेहूं की जो खरीदारी है उसमें आप बढ़ोतरी कीजिए। दूसरा उन्होंने मांग किया कि आप जो है हम जो कृषि जो उत्पादन कर रहे हैं उसको राज्य से बाहर आवाजाही अगर हम कर रहे हैं तो उस पर जो आपका जो पाबंदी है उसको समाप्त कीजिए। यहाँ पे तीसरा उन्होंने कहा कि समुचित दर पे जो है बिजली मिलनी चाहिए, यानी समुचित दर पे जो है बिजली मिलना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे बिजली का जो है कि दर कुछ और है और दूसरे कुछ और दर। उन्होंने कहा कि मुझे जो है बिजली दर जो है वो क्या चाहिए, ये बिजली दर हमें आपूर्ति जो है समुचित होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि किसान का जो कर्ज है, फोर नंबर में उन्होंने कहा कि किसान का जो कर्ज है उसको माफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माफ होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जो पेंशन योजना आई है, ठीक है, किसानों के लिए जो है पेंशन योजना का जो है प्रावधान करना चाहिए। देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर इस समय में सबसे ज़्यादा अगर मरते हैं तो हमारे किसान भाई मरते हैं, क्योंकि जिस दर से वो अपने खेती करते हैं, जितनी मेहनत से खेती करते हैं, जितने लगन से मेहनत करते हैं, उन्हें उचित दर पे जो है उनको पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है वो क्या होता है, किसान जो है हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, किसी से जो है कि कर्ज लेके खेती करते हैं, बाढ़ आ जाती है या बारिश ज़्यादा होने की वजह से या सुखाड़ पड़ जाने की वजह से उनका फसल बर्बाद हो जाता है। तो हम सरकार से भी एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, अगर हमारे वीडियो से जो भी हमारे देख रहे हैं, ये हमारे देखने वाले यूट्यूबर जो भी देख रहे हैं, उनको हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जय जवान और जय किसान के साथ साथ जो है जवान पे जैसे आप ध्यान देते हैं हमारे मोदी जी, उसी तरीक़ा से जो है आप किसान लोग पे भी ध्यान दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप जितने नियम को लगा दिए हैं क्या वो धरातल पर उतर भी रही है, क्योंकि आपको देखने की ज़रूरत है कि धरातल पर वो मिल रही है, किसानों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब जब खेती करते हैं तो आज डाई के लिए, यूरिया के लिए जो है आज हाहाकार हो जाती है। तो इससे क्या होता है, किसान का फसल बर्बाद हो जाता है। तो हम एक ही चीज़ वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं कि इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे मोदी जी तक ये चला जाए कि यहाँ जो किसान हैं उनको खाद पर जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है और वो किसान अपने समुचित जो है खेती को जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, धन्यवाद इसके लिए और हमारे मोदी जी तक ये मैसेज आने के लिए बहुत बहुत नमस्ते, ठीक है। आप लोग से आशा है कि आप लोग उनके तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट का जो है क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर से हम आपको कुछ समझा देते हैं कि हमारे भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। तो उनकी निम्नलिखित मांगे थी, उनकी मांगे क्या थी सो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला मांग था कि गेहूं और गन्ना की खरीदारी ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो है कृषि उत्पाद में जो हमारे राज्य से आवाजाही होना चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद था जो बिजली की आपूर्ति वो सही होनी चाहिए, किसान का कर्ज माफ़ होना चाहिए और किसानों के लिए पेंशन भी होना चाहिए, जिसमें से आपने जो है बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और कभी बहुत सारे अभी बाकी है मोदी जी। हम आपको यही मैसेज कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम की आय, यानी नगर निगम का जो आय होता है, ठीक है, उसकी क्या प्रमुख जो है साधनों का जो है करा कि आय का प्रमुख साधन बताइए। तो जान लीजिए नगर निगम के जो आय है उसकी जो है निम्नलिखित जो है आय है। क्या है, निम्नलिखित आय है। पहला क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा जो है उन्हें अनुदान दिया जाता है। क्या दिया जाता है,
अनुदान कि आप भाई ये काम करो, क्या क्या करो वो बता रहे हैं। पहला काम है जो है राज्य सरकार के द्वारा उन्हें अनुदान मिलता है। दूसरा सफाई का है, यानी सफाई करवाते हैं नगर निगम में, हमेशा सुबह शाम जो है सफाई होती है, तो उससे उनका इनकम होता है। व्यवसाय करने पर, यानी जो है बिजनेस अगर कोई लोग करते हैं नगर निगम में, तो व्यवसाय पर जो है कि उनको आय आती है, उसके अंदर से जो आती है। शिक्षा, नगर निगम क्या करता है कि अगर शिक्षा का अगर जो है एक बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं शिक्षा में, उनकी जो भी एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वहाँ की सारा चीज़ नगर निगम के जो नगर पालिका जो होते हैं, ठीक है, उनके अधीन होता है। वो सारी चीज़ पे क्या है कि आपको ये चीज़ नहीं करना है, जो भी चीज़ करना है वो समुचित और सही समय से करना है, ठीक है, यानी जो भी चीज़ करना है। उसके बाद विज्ञापन कर जो है वो भी इनकम कमाते हैं, शिक्षा पर भी इनकम कमाते हैं, व्यवसाय पर भी कमाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीक़ा से आप जो है आपको 9 सवाल आपको हम दिखा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि नगर निगम में किस तरह से और आपको इतनी आसान भाषा में पढ़ा भी रहे हैं कि आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि धर्मनिरपेक्ष। देखिए बहुत इतना आसान सवाल है कि आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, और ये 2012 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, और ये 2000 जान लीजिए MVVI है कि ये 2026 में भी पूछेगा। देखिए धर्म के आधार पर, देखिए सबसे पहले धर्म में धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत हमारा जो है एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष प्रधान देश है। यहाँ पे जो है 8 प्रकार से भी 8 धर्म से भी ज़्यादा के लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि धर्म के आधार पर अगर भेदभाव नहीं करना और सभी धर्म का सम्मान, यानी सभी धर्म का सम्मान करना ही जो है धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। समझ में आ गया ना, यानी धर्म का, किसी के भी धर्म का जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना, यही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका क्लास खत्म होता है और मैं लेकर आऊँगा फिर नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसी तरीक़ा से जो है बने रहिए, और हर एक सवाल ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इसके बाद फिर से आपको 10 सवाल मिलेंगे, यानी मैंने आपको बोला था कि सुपर 30 सवाल होंगे जो आपके एग्जाम में करेंगे बवाल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा इसी से जुड़े रहिए और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके फिर 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए। और ये सभी हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन अभी हम जो है आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम अभी लघु उत्तरीय है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में हम लेकर सारा चीज़ आएंगे। और इसी तरह से आप लोग अपना इतना जो है प्यार बरसाते रहें, दे रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करते रहें और दोस्तों के पास भेजते रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।